हेलो फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियोस में आपको मैंने जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन के आंसर बताए थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए थे वो हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन के आंसर हमने क्या आपको बताए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गोपथ ब्राह्मण जो है वह हमारा संबंधित है अथर्ववेद से। इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसे गोपथ ऋषि ने संकलित किया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं द्वारा कराए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है, जैसे राजा राजसू, सम्राट वाजपेयी यज्ञ, विराट पुरुषमेघ यज्ञ, सर्वराट सर्वमेघ यज्ञ, स्वराट अश्वमेघ यज्ञ। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारा गोपथ ब्राह्मण संबंधित है वह संबंधित है अथर्ववेद से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नयर नार कौन थे? ऑप्शन हमारे हैं वैष्णव धर्म अनुयायी, शैव धर्म अनुयायी, शाक्त, सूर्य उपासक। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नयर नार हमारे थे वह थे शैव धर्म अनुयायी। नयर नार शैव धर्म अनुयायी थे। नयर नार भगवान शिव को समर्पित 63 संतों का एक समूह था जो 6ठी से 8वीं शताब्दी के दौरान रहते हैं। अलवर दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे जिन्होंने अपनी लालसा और सेवा के गीतों में भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण की भक्ति की है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि नयर नार शैव धर्म अनुयायी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था वह हमारा गुजरात में स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और उस दौर यहाँ कई मठ भी हुआ करते थे। 7वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ चीनी यात्री हिंद सांग और अंत में आइचिन आए थे जिन्होंने इसकी तुलना बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से की। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि वल्लभी विश्वविद्यालय हमारा गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन हमारे हैं सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सप्तपर्णी गुफा स्थित है वह हमारा राजगृह में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा हमारा राजगृह में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक व सत्तु पिटक में संकलित किया गया। सुत्त पिटक धर्मसूत्र है, इसके संकलनकर्ता आनंद है। तो आपको दोस्तों पता चल ही गया होगा कि जो सप्तपर्णी गुफा हमारा है वह राजगृह में स्थित है और जो 2 हमारे उपदेश पिटक थे वह थे विनय पिटक और सुत्त पिटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? वृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा महाभारत था वह जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। हमारा जो महाभारत है वह जय संहिता के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, परंतु यह अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। प्रारंभ में इसमें केवल 8000 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा गया, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 24,000 हो गई, तब इसे भारत कहा गया। इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और वह सशास्त्रीय संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसमें भीष्म पर्व का भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति एवं ज्ञान का संगम मिलता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? हमारे ऑप्शन हैं दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब या फिर मुराद। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसको शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी वह दारा शिकोह था। जिसको शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। दारा शिकोह को शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल या शाहजादा ए बुलंद इकबाल का खिताब दिया था। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्हें 1652 ईस्वी में मुल्तान और काबुल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपको पता चल गया होगा कि शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दारा शिकोह को दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वह हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड काल में पारित हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड काल में पारित हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट एक्ट के प्रेता सिडनी रॉलेट थे। तो आपको पता चल गया होगा कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। हमारे ऑप्शन है 1899 में, 1901 में, 1903 में या 1905 में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को जो राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था वह समय था 1905 ईस्वी में। 1905 में अपनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। बंगाल विभाजन में एक और विभाजन धार्मिक आधार पर विभाजन अंतर्निहित था। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1903 ईस्वी को कोलकाता के
टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्तावित पारित हुआ। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई। तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति रूप में अपनाया गया था 1905 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी का मुख्यालय था, ऑप्शन हमारे हैं सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में, कोलकाता में। तो आपको बताना चाहती हूँ कि जो गदर पार्टी का मुख्यालय था वह हमारा सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन ए हमारा सही है, सैन फ्रांसिस्को में था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। गदर पार्टी साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियार बंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आजादी की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टी थी, जो कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने 1913 में बनाई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो आपको पता चल गया होगा कि गदर पार्टी का मुख्यालय जो था वह सैन फ्रांसिस्को में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, भारत में ड्रेन थ्योरी के प्रस्ताव आदि के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? ऑप्शन हमारा है 31 दिसंबर 1928 को, 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1930 को और 31 दिसंबर 1931 को। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा जो फहराया गया था वह हमारा 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि को नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया गया। तो आपको पता चल गया होगा कि जो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया गया था वह 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? हमारे ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भूदान आंदोलन हुआ था उसमें जो राज्य भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो जिस राज्य में हुआ था वह राज्य हमारा आंध्र प्रदेश था। सर्वप्रथम इसी राज्य में भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिला पहुंचे। यानी कि 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिला में पहुंचे थे। इसी जिला के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भी ठहरे थे। तो आपको पता चल गया होगा कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो हमारा हुआ था उसमें जिस राज्य में हुआ था सर्वप्रथम वह राज्य आंध्र प्रदेश था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो आपको बताना चाहती हूँ कि जो नदी डेल्टा बनाती है, उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, वह नदी है महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। महानदी एक अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार के सिहावा छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी पूर्व की ओर ओडिशा से बहती हुई अपना जल पाराद्वीप ओडिशा के समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। महानदी का डेल्टा कटक नगर से लगभग 7 मील पहले शुरू होता है। यहाँ से कई धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वह है महानदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेतवा नदी मिलती है, ऑप्शन हमारे हैं गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। तो इसमें जो बेतवा नदी मिलती है वह हमारी यमुना से मिलती है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम वेतवती था, भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना नदी की उपनदी है। यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। यह हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत के जो राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं वह है 9 राज्य। 9 राज्य भारत के समुद्र के किनारे पर हैं, भारत राज्य के समुद्र के किनारे पर हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। 9 राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं। गुजरात राज्य में भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है जो 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी है। गोवा में भारत की सबसे छोटी तटीय रेखा है जो 101 किलोमीटर लंबी है, जो सबसे छोटी तटीय रेखा है। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो वो 9 राज्य हैं और मैंने 9 राज्यों के बारे में वर्णन आपको बता दिया है। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं। साधारण ओरो बैंक की खरपतवार पाया जाता है। ऑप्शन हमारे हैं तंबाकू के खेत में, चना के खेत में, धान के खेत में या गेहूं के खेत में। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो ओरो बैंक होता है, ओरो बैंकी होती है, इसके जो खरपतवार पाए जाते हैं वह तंबाकू के खेत में पाए जाते हैं। जो तंबाकू के खेत होते हैं उसमें ओरो बैंकी खरपतवार पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। वैज्ञानिक भाषा में ओरो बैंकी या हिंदी में आगपा के नाम से जाना जाने वाला यह परजीवी किस्म का पौधा है। इसको हम हिंदी में आगपा के नाम से भी जानते हैं, जो कि तंबाकू के अलावा सरसों, टमाटर, जीरा, चना की फसल को भी चौपट कर जाता है। तो ये जो ओरो बैंकी जो खरपतवार होता है या पाया जाता है, तंबाकू के खेत में अधिकतर पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन हमारे हैं तुलसी झील, विहार झील, पोवई झील या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा मुंबई की जो मीठी नदी है वह हमारी पोवई झील से निकलती है। पोवई झील से निकलती है। मीठी नदी, जिसे महिम नदी भी कहा जाता है, भारत के मुंबई शहर के द्वीप सालसेट द्वीप पर एक नदी है। यह पोवई और विहार लेक्स के पूंछ के पानी के निर्वहन का संगम है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन
ओडिशा राज्य में होता है। ओडिशा राज्य में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। इसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। क्योंकि जो झारखंड नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में, तो इस वजह से हमने ओडिशा पर आपको बताया है कि ओडिशा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे ए, एफ, जेड, पी, के। ये 5 अक्षर हैं जो कैपिटल लेटर में है, ए, एफ, जेड, पी, के। 7190 के, इसमें पी दर्शाता है, यानी कि ये जो पी है ये क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत, फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार या व्यक्तियों का समूह। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो पी है वह दर्शाता है व्यक्तिगत। पी व्यक्तिगत दर्शाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल देना चाहती हूं। पैन के प्रारंभ में दिए गए 5 अंग्रेजी अक्षरों में से पी अक्षर व्यक्तिगत को दर्शाता है। स्थायी खाता संख्या पैन भारत में 10 अंकीय वर्णमाला संख्या है, जो आयकर विभाग द्वारा लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव के बाल एवं नाक में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑक्सीटोसिन, कीरेटाइन, वैसोप्रोसिन या ट्रिप्सिन। तो आपको बताना चाहती हूँ कि मानव के बाल एवं नाक में जो प्रोटीन होता है, जो विद्यमान होता है, वह है कीरेटिन। सॉरी, यहाँ पर कीरेटाइन लिखा हुआ है, लेकिन होगा कीरेटिन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। मानव बाल और नाखूनों में पाया जाने वाला प्रोटीन को हम कीरेटिन के रूप में जानते हैं। इस तरह प्रोटीन कीटेटिन पोसाइस्टस के रूप में कोशिकाओं से निकलते रहते हैं। तो हमारा जो मानव के बाल एवं नाक में जो प्रोटीन विद्यमान होता है वह हमारा कीरेटिन होता है। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1975, 1965, 1985, 1995। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से एक ऑप्शन सही है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? 1975, 1965, 1985, 1995 में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपसे एक उम्मीद है कि थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, समझकर पढ़िए। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ध्यान से आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें।